हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबकी हेल्प करने के लिए क्लास 10 सिविक्स चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग चैप्टर को समझाने के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। इस चैप्टर में हम बेल्जियम और श्रीलंका के जो मॉडल्स हैं, वहाँ पर जो डेमोक्रेसी का मॉडल है, हम उसको डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू डिस्कस अबाउट दैट गवर्नमेंट। जो हमारे जो 200 कंट्रीज़ हैं उसमें कैसे कैसे गवर्नमेंट्स हैं, पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डेमोक्रेसी तो कुछ साल पहले ही आई है, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो कई कंट्रीज़ में मोनार्की थी, कई कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप थी। आज की डेट में हम देखें तो 95% जो कंट्रीज़ हैं वो अब डेमोक्रेटिक हो चुकी हैं। अगर हम मोनार्क की बात करें तो मोनार्क राजा रानी, मतलब जिस कंट्री में राजा रानी होते थे वो उसको हम मोनार्क बोलते हैं। और एक होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में एक पर्सन जो होता है, जैसे कि हम हिटलर को ले सकते हैं, वो अपनी बात डिक्टेट करता है, मतलब वो जो चाहता है पूरे देश में वही होता है, सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे फ्रांस में, सबसे पहले यूरोप में फ्रांस में डेमोक्रेसी आई थी और उसको देख के पूरे यूरोप में एक लहर आ गई कि हम सबको डेमोक्रेसी चाहिए। और यूरोप को देखने के बाद बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, उन्होंने भी पहल की कि हमें भी अब सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और हमें क्या करना है, अब हमें अपने देश में डेमोक्रेसी लेकर आनी है। तो अब जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने ये तो कह दिया कि हम डेमोक्रेट हैं, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, पर क्या एक्चुअली में हम डेमोक्रेटिक हैं? तो जब चैप्टर पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे तब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तब आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सिर्फ कहने से ही हम डेमोक्रेटिक नहीं हो जाते। एक्चुअली हमारे देश का जो मॉडल है वो हमें क्लियर करता है कि हम रियल डेमोक्रेट हैं कि नहीं। तो ये जो स्टोरी है वो बेल्जियम से स्टार्ट होती है। जो बेल्जियम है वो यूरोप की एक स्मॉल कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है। अगर हम अपनी किसी स्टेट को उठा के देख लें तो 1 करोड़ से ज़्यादा तो हमारी एक स्टेट में ही पॉपुलेशन है, वहाँ बेल्जियम की पूरी कंट्री की पॉपुलेशन ही 1 करोड़ थी। अब इसमें जो हम मेनली चीज़ देखते हैं कि जो वहाँ के जो लोग हैं, 59% पीपल्स जो हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं और 40% जो पीपल्स हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। 1% जो पीपल्स हैं वो बोलते हैं जर्मन। आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि वहाँ कौन कौन से लोग रहते थे या फिर उनका एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है। एक एथनिक कॉम्पोजिशन आपको जहाँ दिख जाता है तो वहाँ आपको यही चीज़ लिखनी होती है कि कितनी लैंग्वेज कितने % लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो माइनॉरिटी है वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो रिच है पर पावरफुल है, और उनको जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो रिच हैं, इस रीज़न से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। और जो डच पीपल्स हैं, ऑल्दो वो 59% है, बट उनके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है। तो यहाँ के दोनों चीज़ें एक बैलेंस हो जाती हैं। एक तरफ माइनॉरिटी है बट उनके पास पैसा है, पावर है, एक तरफ मेजॉरिटी है बट दे आर नॉट रिच और उनके पास पावर भी बहुत कम है। तो इस केस में होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, 2 अलग अलग कम्युनिटी हैं तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होना बनता है। अब हुआ क्या, आपके सामने यहाँ पर एक कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स ऑफ बेल्जियम का एक मैप गिवन है जिसमें आपको अलग अलग देख सकते हो आप कि कितना हिस्सा ब्रुसेल्स जो है, इसके बारे में भी मैं आपको भी बताती हूँ कि ब्रुसेल्स में क्या है। जो बेल्जियम की कैपिटल है वो ब्रुसेल है, उसके बारे में आपको क्लियर करती हूँ। ऑल्दो ये मैप इसमें आएगा नहीं, बट आपको एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे अच्छी बात जो बेल्जियम मॉडल की थी वो ये थी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डच और फ्रेंच के बीच में बहुत झगड़े होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, और कैसे उसको सॉल्व किया जाए इसके लिए उन्होंने 1970 से लेकर 1993 के बीच में 4 बार मेजर अमेंडमेंट की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, सो दैट वहाँ के जो पीपल्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जा सके। अब आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो एकोमोडेशन या वो चेंजेस क्या थे।
फर्स्ट क्वेश्चन आपको 1 मार्क का ये भी आ सकता है कि चेंजेस हुए कब, तो आपका आंसर होना चाहिए 1970 से लेके 1993। अब मेन बात आ जाती है कि कौन कौन से चेंजेस किए गए। तो आपको एक बात जो हमेशा याद रखनी है, ये जो 4 चेंजेस हैं आपको इसको सीरीज वाइज ही लिखना है, अदरवाइज आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब हम देख लेते हैं, आपकी बुक में बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि कौन से वो 4 चेंजेस थे जो वहाँ की गवर्नमेंट ने किए थे। तो जिसमें पहला है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शेल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स जैसे हमारे देश की पार्लियामेंट है, ऐसे ही वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर उसमें जो डच और फ्रेंच की हैं वो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। इससे क्या होगा कि दोनों कम्युनिटीज़ को ये फील होगा कि हम दोनों इक्वल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला वो यही मिला कि दोनों जो कम्युनिटी थी उनको एलिनेशन फील नहीं हो रहा था और उनको ये लग रहा था कि चलो हमें भी इक्वली पूछा जा रहा है। सेकेंड पॉइंट था, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने देख लिया था कि जो हमारा देश है उसमें अलग अलग जो स्टेट्स हैं, हर स्टेट में कुछ अलग वो है, एथनिक कॉम्पोजिशन है, किसी में फ्रेंच ज़्यादा है, किसी में डच पीपल ज़्यादा है, किसी में दोनों ज़्यादा है। तो उन्होंने जो संभालना था हर स्टेट का वो स्टेट्स को ही दे दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से अपने स्टेट को चलाइए जैसे आपको ठीक लगता है, जिस तरीके से कन्फ्लिक्ट ना हो, शांति बनी रहे और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आप जो भी लॉ अपने स्टेट में पास करना चाहते हो आप पास कर सकते हो। थर्ड जो मेन था, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो ब्रुसेल्स है हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। तो जो ब्रुसेल है ये कैपिटल है बेल्जियम की, और यहाँ पर भी इन्होंने यही किया जो यहाँ की गवर्नमेंट थी। जैसे कि हम दिल्ली में देखते हैं पीछे आम जनता पार्टी थी, अब बीजेपी है, ऐसे ही हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट भी होती है। तो जो ब्रुसेल की एक गवर्नमेंट थी उसमें भी उन्होंने सेम चीज़ की कि दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव लिए। तो ये भी एक इसके ऊपर एक अलग क्वेश्चन भी आ जाता है 2 या 3 नंबर पे, तो आपको ये सेम चीज़ उसमें लिखनी है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। इसके ऊपर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ था, अभी तक जो हमने देखा कि डच और वो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे, बट इनमें कन्फ्लिक्ट्स तो होते ही थे। अभी हमने आपको बताया कि कुछ स्टेट जो है वो डच की हैं मेजॉरिटी में, कुछ स्टेट जो है वो फ्रेंच मेजॉरिटी में है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट भी थी जहाँ पर डच और फ्रेंच पीपल जो थे वो इक्वल नहीं थे, कहीं पर डच ज़्यादा थे, कहीं पर फ्रेंच ज़्यादा थे, तो उनमें कन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। तो उन कन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी एक प्रोविज़न रखा था। अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का कोई काम नहीं था, ये जो रिलीजन या कम्युनिटी के बेस में जो इनके झगड़े होते थे उसको सुलझाती थी। तो इनका जो ये एक पैटर्न था वो इतना अच्छा चला, इतना बढ़िया चला कि लोगों ने इसकी मिसाल देना शुरू कर दी कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से अपने मॉडल को डेवलप किया है। ऑल्दो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था कि हर जगह उनको इक्वल रिप्रेजेंटेटिव लेने थे, कि उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, 4 मेजर अमेंडमेंट किए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था जिससे सारे लोग बहुत खुश थे। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात थी। आज जो हमने डिस्कस किया वो था बेल्जियम का मॉडल। तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो हम देखेंगे श्रीलंका का मॉडल, और फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। श्रीलंका के मॉडल के भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर एक क्वेश्चन आपका आएगा श्रीलंका और बेल्जियम की जो कॉन्स्टिट्यूशन है या वहाँ की गवर्नमेंट है उनको हम कंपेयर भी करेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।